हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मुल्क की आज़ादी का 76वां जश्न मनाया गया है। आज नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ लाल किले पर कहा, उसके बारे में तो आपके पास मालूमात पहुंच चुकी होगी। वो एक नज़रिया हो सकता है मुल्क को चलाने का, लेकिन एक और नज़रिया है जो मुल्क को ज़्यादा मुस्बत तरीके से और एक साथ चलने पर यकीन रखता है। आज मैं इस खास प्रोग्राम के ज़रिए मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं गौहर रज़ा साहब से, जो जाने-माने साइंसदान हैं, उर्दू शायर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म्स बनाते हैं। बहुत ही अहम फ़िल्में उनके नाम के साथ जुड़ी हुई हैं, जंग आज़ादी और इन्क़लाब। उसके बाद आपने गुजरात के 2002 के हालात पर भी और कई और ऐसी डॉक्यूमेंट्री फ़िल्में बनाई हैं, जिससे लोगों को इस देश की हकीकत जानने में आसानी हुई है। आज हम गौहर रज़ा साहब से समझेंगे कि आखिर आपने एक लंबा सफ़र तय किया है। आपने मुख्तलिफ सरकारों के दौरान इस मुल्क में ज़िंदगी जी है। क्या ऐसा ही भारत हमें सबको चाहिए था? क्या ऐसा ही सपना हमने देखा था, जहां एक तरफ नफ़रत बहुत ज़ोरदार तरीके से अपनी बात कहने की कोशिश की जाती है और सरकार खामोश रहती है, लेकिन उसी के बीच दूसरे लोग भी खड़े हो जाते हैं। हरियाणा से जो एक बहुत ही जिसे कहते हैं ठंडा और ठंडी हवा जैसे आई है, वो वहां खाप पंचायत से ये आवाज आई, ये रहा मुसलमान, हिम्मत हो तो हाथ लगाओ। तो ये भी एक सोच साथ साथ पैरेलल इस मुल्क में चल रही है, तमाम नफरतों की कोशिश के बीच। मैं और ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। गौर रजा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप ये बताइए कि 76वें जश्न के मौके पर जब अजीब सी हालत से मुल्क गुजर रहा है, जब नफरत बहुत खुल करके सड़क पर आ गई है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? काज़मी साहब, अगर हम पूरे फ्रीडम मूवमेंट को, अपने स्वतंत्रता संग्राम को देखें, जंग आज़ादी को देखें, तो उसमें कहा यह जाता है कि 90 साल लगे उसको। 1857 के बाद मुल्क इतना टूट गया था, अवाम का जज्बा इतना मजरूह हो चुका था और डर इतना था कि 90 साल लगे हमको। हम इसे एक और नज़र से देख सकते हैं, जिसका आपने ज़िक्र किया और जिसका अक्सर ज़िक्र किया जाता है कि ख्वाब था। आज़ादी जब तक मिली नहीं, तब तक आज़ादी का ख्वाब था, और ये ख्वाब बहुत अहम ख्वाब हुआ करते हैं। कार्ल मार्क्स ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है कि पहले ख़्याल आता है और फिर वो ख़्याल जो है वो मटीरियल फ़ोर्स बनता है, तब बदलाव आता है। तो अच्छा ख़्याल हो या बुरा ख़्याल हो, वो मटीरियल फ़ोर्स अगर ना बने तो ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसमें हमारे जो ख्वाब थे, जो ख़्याल था कि आज़ाद हिंदुस्तान चाहिए हमको, एक आज़ाद मुल्क चाहिए, उस ख्वाब के मटीरियल फ़ोर्स बनने में लगभग हमको 90 साल से ऊपर लगा। अब अगर इस ख्वाब पे हम नज़र डालें, तो अलग-अलग तबकों के, अलग-अलग ज़ातों के, अलग-अलग बोलियों के बोलने वाले, अलग-अलग तरह का खान-पान रखने वाले इस मुल्क में इस तरह मौजूद थे कि उनको बाँटना बड़ा आसान था और एक-दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करना बड़ा आसान था। तो जो अंग्रेज़ों ने तरीका अपनाया कि बाँटो और राज करो, वो उनके लिए बड़ा कारगर था। और इसके सामने हमें खड़ा होना था, हमारे आज़ादी के जो जद्दोजहद थी, उसको खड़ा होना था कि हम एक ऐसा ख्वाब देख सकें जिसमें बँटवारा ना हो। और गांधी बार-बार ये कहते हैं कि मेरा जो ख्वाब है उसमें आखिरी आदमी की शमूलियत अहम है।
यानी किसी पंक्ति में हमारे समाज की जो पंक्तियां हैं उनमें जो आखिरी आदमी खड़ा है उसकी शमूलियत जरूरी है, और इसके बिना हम आजादी नहीं हासिल कर सकते। भगत सिंह इस हद तक जाते हैं कि अगर ये नहीं होता तो हमें आजादी हासिल करने का हक ही नहीं। सोचिए, वो शख्स जो फांसी का फंदा चूमने के लिए तैयार है, वो ये भी कह रहा है कि अगर इस मुल्क में छूतछात रह जाए और औरतों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो रहे, तो फिर हमें आजादी हासिल करने का हक नहीं। यानी एक तरफ तो हमारी जद्दोजहद जो थी वो इंपीरियलिज्म के खिलाफ थी, लेकिन दूसरी तरफ अपने समाज के अंदर जो बंटवारा था उसके खिलाफ भी उतनी ही मुस्तहकम थी, और उसको बदलाव की दिशा में, उसकी सिमत में ले जाने की कोशिश का हिस्सा थी। अब अगर इसको हम देखें और ख्वाब की सिमिली को ही इस्तेमाल करें तो बड़े अलग अलग ख्वाब थे। एक नौजवान का यह ख्वाब था कि उसको आजादी से शिक्षा मिलेगी, नौकरी मिलेगी। एक किसान का यह ख्वाब था कि उसकी जमीनें आजाद हो जाएंगी, उसके ऊपर टैक्स का बोझ कम हो जाएगा, अंग्रेजों की लूट कम हो जाएगी। एक मजदूर का यह ख्वाब था कि उसकी उजरत, उसकी जो सैलरीज हैं वो बेहतर होंगी, उसका दमन कम होगा। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी ख्वाब था कि हमें फैक्ट्रियां लगाने की आज़ादी होगी, हमको प्राइवेट सेक्टर बनाने की आज़ादी होगी। टाटा बिरला उस वक्त बहुत बड़े नाम थे। तो एक जो 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 ऊंची जात का आदमी था, उसका ये ख्वाब था कि मैं ऊंची जात का हूं तो मुझे अपनी प्रैक्टिस करने की आज़ादी मिल जाएगी। मुसलमानों का यह ख्वाब था कि हमको अपना मजहब प्रैक्टिस करने की आज़ादी मिल जाएगी। हिंदुओं का ये था, क्रिश्चियन का अलग। तो ये ख्वाबों का एक संगम था पूरा मुल्क, और इसमें हर एक ये समझता था कि अंग्रेज जो हैं उनकी सरकार जिस तरह से शासन करती है उसमें इन चीजों की आजादी नहीं है। तो पहला मकसद हमारा हो जाता है आजादी हासिल करना, और सब अपने छोटे 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 नन्हे नन्हे ख्वाब लेकर के। एक औरत का ये ख्वाब था, मुझे घरों के अंदर तो ठीक से मेरे साथ बर्ताव हो, समाज में तो मुझे आजादी मिले। तो ये सारे ख्वाब नन्हे 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 जो जमा हो रहे थे, इनको हमारा बड़ा फ्रीडम मूवमेंट पिरोने की कोशिश कर रहा, एक ऐसे हार को बनाने की कोशिश कर रहा था जिसमें सब रंग शामिल हों। वहीं पर एक तरफ कम्युनिस्ट थे, बहुत स्ट्रांग थे, और वो ये कह रहे थे कि इस समाज को हम बराबरी का समाज बनाएंगे, जहां इकोनॉमिकली सब बराबर होंगे, जहां हर एक को इस बात की तो आजादी होगी कि वो समाज में कंट्रीब्यूट करे, लेकिन दूसरे का दमन करने की आजादी नहीं होगी। तो ये सारे ख्वाबों का एक हार बन रहा था, और इसी के बीच में वो भी लोग थे जिसमें मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट, जो जमींदारों का, नवाबों का एक बड़ा जमावड़ा था, वो ये कह रहा था कि भाई हमें आजादी होनी चाहिए और सत्ता हमारे हाथ में आनी चाहिए। जब आए थे अंग्रेज तो उन्होंने मुगलों से लिया था सत्ता, तो हमें वापस करके जाएं, हम हुकूमत करें। और दूसरी तरफ हिंदू जमींदार, राजे, महाराजे, वो कह रहे थे कि हम आजाद हो जाएंगे क्योंकि हम तो हैं ही हुकूमत करने के लिए पैदा हुए हैं। तो ऐसा नहीं था कि सारे हिंदू जो थे वो भारत माता की जय कह के कह रहे थे कि हिंदुस्तान बना लेंगे। हिंदू राजा महाराजा अपना इंटरेस्ट देख रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि जब आज़ादी मिलेगी तो हमारा जो डोमेन है हम उस पर वैसे ही राज करेंगे जैसे हमारे पूर्वज राज करते रहे। बिल्कुल यही बात मुसलमान नवाब और राजा कह रहे, इन दोनों में कोई फर्क नहीं। इसके बीच में हमें यह भी मालूम है कि हिंदू फंडामेंटलिस्ट अंग्रेजों के साथ मिलकर के क्या सांठ काट कर रहे, ज्यादा से ज्यादा देर तक उनका राज चल सके, और उनसे ये कॉम्प्रोमाइज हो जाए कि भाई हमें देके जाना इस मुल्क की सत्ता, मुसलमान
भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें देके जाना। तो ये एक तरफ थी बंदरबाट, जिसमें 500 से ऊपर रजवाड़े थे जो ये कह रहे थे कि नहीं, हम आजाद हो जाएंगे। एक मुल्क का तस्वर उनके लिए सही नहीं था। दूसरी तरफ वो थे जो ये कह रहे थे कि नहीं, हम एक मुल्क बनाएंगे और वहां हर आदमी शामिल होगा। बहरहाल आजादी के वक्त तो इनकी जीत हुई। मुल्क डिवाइड होने के बावजूद गांधी, नेहरू, पटेल, आजाद, इनकी लीडरशिप में लोगों ने कहा कि नहीं, हम ये मुल्क जो बना रहे हैं ये सबके लिए बना रहे हैं, हमें हिंसा एक्सेप्टेबल नहीं, हमको हर आदमी का के लिए उसका हक दिलवाने की तरफ बढ़ना होगा। आजाद हिंदुस्तान का जो ख्वाब है वो एक ऐसा ख्वाब होगा जिसमें हर नौजवान को, बच्चे को पढ़ाई हो के लिए पढ़ाई होगी, स्कूल होंगे, कॉलेजेस होंगे, यूनिवर्सिटीज होंगी इस मुल्क में, नौजवानों के लिए नौकरियां होंगी, बूढ़ों के लिए इज्जत से जिंदगी गुजारना होगा। और मैं ये कोई अलग से बात नहीं कह रहा हूं, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। मैं कोई आज एक रोमांटिक आइडिया प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं उस ख्वाब का। ये सारे रेजोल्यूशंस मौजूद हैं जो कांग्रेस के भी हैं और लेफ्ट पार्टीज के भी हैं, जिनको आज देखा जा सकता है कि वो ख्वाब क्या था। और उस ख्वाब ने ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जन्म दिया, जो एक व्यापक बड़ा ख्वाब था जिसमें छोटे 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 सारे ख्वाब फिट करने की कोशिश की गई। वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रेजेंट करता है। आज जब हम 76 साल बाद पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक तरफ तो उसको हिस्टोरिकल मोमेंट पाते हैं, क्योंकि वो दुनिया जिसमें साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, यानी आप चीन से लेकर के एशिया की बाकी सारी कंट्रीज को देख लें, अफ्रीका की कंट्रीज को देख लें, आप लैटिन अमेरिका की कंट्रीज को देख लें, वहां आजादी के ख्वाब का हिस्सा साइंटिफिक थॉट, साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग ये नहीं था। वहां ये सारी चीजें आजादी के बाद आई, मुल्कों ने अडॉप्ट की, लेकिन ये कि नेहरू साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी रिप्रेजेंट करती थी उस वक्त, जिसको आज हम इंसा कहते हैं, साइंस एकेडमी, नेहरू उसके प्रेसिडेंट रहे। ये अद्भुत बात थी कि एक पॉलिटिकल लीडर जो आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, जो साइंटिस्ट नहीं है, वो आजादी से पहले उसका प्रेसिडेंट होता है, चुना जाता है। ये किसी मुल्क में हुआ ही नहीं। पॉलिटिशियंस पॉलिटिशियंस होते हैं, उनका साइंस से क्या लेना देना, साइंटिस्ट साइंस करते हैं। पर यहां ये कॉन्शियसनेस थी और ये बहुत साफ तौर पर जहनों में था कि आगे आने वाला देश साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर समाज चलेगा और हम साइंस और टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर इसे डेवलप करेंगे। अब जो हो रहा था मुल्क में, उसको अगर 76 साल में देखें तो हमने बहुत कुछ अचीव किया। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बातें थी और वो सिर्फ ख्वाब थे, वो मटेरियल फोर्स बना। 2 लेबोरेटरीज CSIR की थी, जिसको DSIR कहते थे अंग्रेज। उससे देश भर में बड़ी, मतलब वो तो 10, 15, 20 लोग काम करते थे उसमें, हजारों साइंटिस्ट जिन लेबोरेटरीज में काम करते हैं आज, 37 लेबोरेटरीज पे पहले 7 साल में हमने 21 लेबोरेटरीज खड़ी कर ली थी। ये वो मुल्क है जो लहूलुहान था, ये वो मुल्क है जिसको अंग्रेजों ने निचोड़ लिया था पूरी तरह से। ये वो मुल्क है जहां पर नफरत का सैलाब अभी थमा नहीं था सन 47 के बाद। उस मुल्क ने ये अचीव किया। फिर हमने DRDO बनाया, हमने एटॉमिक एनर्जी बनाया, हमने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर
100 से ऊपर इंस्टीट्यूट्स को इकट्ठा किया। तो ये ख्वाब जो था वो मटेरियल फोर्स बन करके इस मुल्क की तश्कील करना। मेरा ये मानना है कि 80 के दशक के बाद इस ख्वाब को तोड़ने वाली ताकतों ने मोमेंटम गेन करना शुरू किया। उनकी समझ में यह आ गया कि अंग्रेजों ने जो तरीका अपनाया था वो तरीका अपना करके हम सत्ता तक पहुंच सकते। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि मस्जिद रहे या ना रहे अयोध्या में। उन्हें मस्जिद इसलिए गिरानी थी कि उन्हें सत्ता तक पहुंचना। उन्हें यह अच्छी तरह से मालूम था कि 2002 के बाद गुजरात में सारे मुसलमान खत्म नहीं हो जाएंगे। उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनना था, इसलिए दंगा करवाया जा रहा। और यह अद्भुत बात है जिसको मैं बार बार कहता हूं कि हर बार जब हिंसा हुई, अगर उसके ऊपर मुसलमानों के ऊपर आपने इल्जाम लगाया कि उन्होंने बम फाड़े या उन्होंने या अगर देखें तो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया, इसमें से सही हो सकते हैं इल्जाम, लेकिन अगर सब कुछ सही है तो ये कौन से मुसलमान हैं, ये कौन सा पाकिस्तान है जिसकी हर हरकत आरएसएस को फायदा पहुंचाती है। अगर पुलवामा ना होता तो 2019 का इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाता। मैं ये मानने को तैयार हूं कि वो पाकिस्तान के टेररिस्ट ने कर किया, पर ये अजीब टेररिस्ट हैं जिनकी इस हरकत का सारा फायदा मोदी सरकार को दोबारा गद्दी पर बिठाने के लिए दिखाई देता है होता हुआ। ये अजीब बात है कि कहीं मक्का मस्जिद में बम फटता है, फायदा बीजेपी को होता है। ये कौन से मुसलमान हैं भाई जिन्हें आप देशद्रोही कह रहे हैं? इनको तो बड़ा आरएसएस को पूजा करनी चाहिए कि इनकी वजह से उनको हर बार फायदा होता है। जब पत्थर चलता है कहीं से, उसका बड़ा बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है, फायदा किसे होता है? मोदी सरकार। नू के अंदर अभी जो हुआ है उसका फायदा कौन उठा रहा है इस मुल्क में? मुसलमान उठा रहे हैं फायदा, उनको नौकरियां मिल गई, या उनकी कोई पार्टी है जो इलेक्शन जीत जाएगी नू में फायदे से, नू में फसाद से, या कांग्रेस जीत जाएगी उससे, या मुलायम सिंह की पार्टी जीत जाएगी उससे। कौन है ये लोग? मायावती जीत जाएंगी नू से। अगर कोई जीतने जा रहा है, अगर किसी को फायदा होने जा रहा है उससे, तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है और आरएसएस। तो हमें, जब आजादी की हम बात कर रहे हैं, जिसकी हर शहरी को मुबारकबाद मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूं इस मुल्क के, तो हमें यह भी सोचना होगा कि जब नफरत बढ़ती है समाज में तो फायदा किसको होता है। समझना यह चाहिए कि नफरत क्यों बढ़ाई जा रही है। क्या मुसलमानों को नौकरियां मिलना शुरू हो जाती? क्या उनके इंस्टीट्यूशंस बढ़ जाते हैं? क्या उनके लिए कोई ऐसे कानून आ जाते हैं जो बहुत उनकी तरक्की कर दें? तो फिर ये कौन लोग हैं? नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर पत्थर किसी ने चलाया है तो उसका नाम क्या है। देखना यह है कि फायदा किसको हुआ उस पत्थर का। वो पत्थर किसके सीने पे जाके लगा, किसको नुकसान हुआ, किसके उस पत्थर से चोट आई, और किसने उस पत्थर का इस्तेमाल किया वोट जमा करने के लिए। हमें ये लगातार देखना पड़ेगा कौन है जिसे फायदा हो रहा है। जब नॉर्थ ईस्ट चल रहा है, जब नॉर्थ ईस्ट में दोनों कम्युनिटीज को एक दूसरे से दूर कर दिया जाता है, तो वहां के खनिज पदार्थों के ऊपर किसका कब्जा होने जा रहा है? ये किसके लिए किया जा रहा है? ये कहां के जंगल साफ किए जा रहे हैं जब मुल्क में इंसानों के घरों में आग लगी हुई है?
ये कौन लोग हैं जिनके हाथ मुल्क की सारी संपत्ति बेची जा रही, और हमारे बच्चे कावड़ उठा करके जो कुछ कर रहे हैं वो हमें दिखाई दे रहा है। ये कौन से ऐसे लोग हैं जो इस मुल्क में आपसे कहते हैं कि अब रिसर्च जो है, ये कम्युनिस्टों ने, ये लेफ्ट वालों ने हमारी परंपराओं को अब तक छिन्न भिन्न करके रखा हुआ था, अब हम गाय के पेशाब के ऊपर रिसर्च के लिए फंडिंग देंगे। कहां से ये पैसा हटाया जा रहा है? क्या ये पैसा अलग से लाया जा रहा है? किसी को गाय के पेशाब के ऊपर अगर करना है रिसर्च जरूर करे, लेकिन क्या ये पैसा डीआरडीओ से निकाला जा रहा है? क्या ये पैसा सीएसआईआर से निकाला जा रहा है? क्या ये पैसा एटॉमिक एनर्जी से निकाला जा रहा है? क्योंकि बजट तो वही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो आप कौन सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बंद कर रहे हैं? जब आप करिकुलम से डार्विन को हटा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पाकिस्तान बनते जा रहे हैं? ये पाकिस्तान में पहले हो चुका और उन्हें वापस लौटना पड़ा 2006 में, उन्हें डार्विन को फिर से डालना पड़ा। तो कहीं आप इस मुल्क को उस तरफ तो नहीं ले जा रहे हैं जिस तरफ पाकिस्तान गया था। और अगर पाकिस्तान उस तरफ गया था तो एक बार नजर डालें कि जो नौजवान वहां पैदा किया गया, जो फंडामेंटलिस्ट था, जिसकी सोच में नफरत शामिल थी, तो उसने क्या किया? उसने क्लाशनिकोव AK-47 उठाई, जो आज पाकिस्तान के हर शहरी के लिए बेहद खतरनाक हालात पैदा करती है। बाहर वालों को छोड़ दीजिए, कराची में चलना मुश्किल है। आप अच्छा जिस अच्छा, तरफ से गौर रजा साहब, इससे पहले कि बात आगे बढ़े, जो बातें आपने अब तक कही हैं वो दो तीन बहुत ही अहम हैं। एक तो ये कि इन्होंने अंग्रेजों का जो 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 पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, उसको अडॉप्ट किया बीजेपी आरएसएस ने, वही रास्ता। दूसरे, आपने उनकी तरफ से साइंस की तरक्की को रोकने की जो कोशिशें की जा रही उसकी तरफ भी इशारा किया। हमें याद है मोदी जी ने कहा कि महाभारत के टाइम में ऐसी साइंस ने तरक्की हमारे यहाँ कर ली थी कि प्लास्टिक सर्जरी, गणेश की तस्वीर आप देख लीजिए, और बहुत सी चीजें, नाले से भाप से, गंदी उससे जो है वो चाय बना लीजिए, वगैरह वगैरह, बहुत सी चीजें साइंस के अगेंस्ट उन्होंने बातें की हैं अब तक। तीसरी बात आपने कही कि पाकिस्तान आरएसएस को, बीजेपी को एक तरह से सपोर्ट करता है। आपने पुलवामा का जिक्र किया, मुझे एक वाकया मैंने इस बीच में। पाकिस्तान को नहीं कह रहा हूं, मैं ये हाँ, कह रहा हूं कि इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया जाता है, तो ऐसा पाकिस्तान है फिर जो जी सपोर्ट जी करने वाला है, जी जी या जी। कोई भी हिंसा करने वाला, हाँ हिंसा किसी ने भी की वो फायदा ही नहीं होता है। जी जी, फायदा ही ना होता है। मुझे एक वाकया याद आ गया इस बीच में। जिस वक्त नजमा हेपतुल्ला बीजेपी ज्वाइन करने वाली थी, उस वक्त वो एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन पाकिस्तान से जाकर के वापस आई थी, और उन्होंने कुछ मीडिया के लोगों को बुलाया। उन्होंने एक बात कही कि जब मैं बॉर्डर पार कर रही थी तब तक भी पाकिस्तान के लोग दुआ कर रहे थे कि किसी तरह से वाजपेयी जी जीत जाएं। यानी उनको पार्टी ज्वाइन करनी थी, या पाकिस्तान का मूड वो बता रही थी। लेकिन आपकी उस बात से ये बात मैच करती है कि वो आरएसएस बीजेपी को अब तक भी किसी तरह से फ्लरिश करने में मददगार रहे हैं, या मदद करने की कोशिश करते हैं। इस सब के बीच में जो ये अब नफरत का एक तरह से अंबार हमारे सर पर है, जब चलते चलते किसी तन्हा आदमी को उसका लिबास, उसकी दाढ़ी देख करके कहीं भी मॉब लिंचिंग से खत्म कर दिया जाता है। अब तक 250 लोगों ने डेटा इकट्ठे कर चुके हैं। 250 लोग इस तरह से तन्हा मारे जा चुके हैं। जो हमने मणिपुर में आपने का जिक्र किया वो आपने देखा, इधर नूह में जो कुछ हुआ वो हमने आपने देखा। इस हालत में अब मुल्क क्या करे, कहां
कैसे वापसी हो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज 15 अगस्त है, आप अपने तजुर्बात, अपने नजरियात, अपना मशवरा जरूर रखिए लोगों के सामने, क्योंकि आपने एक साइंटिस्ट के तौर पर, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर इस मुल्क में बाकायदा फिल्मों के जरिए, जो बहुत ही इफेक्टिव मीडियम है, उसके जरिए भी आपने काम किया। अब अपने आप को, यानी मुल्क को क्या रिवर्सल मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो वो कैसे? देखिए, मुझे नई नस्ल से बड़ी उम्मीद है। नई नस्ल के हाथ में एक तरफ तो ये मौजूद है, सेल फोन। उसको दुनिया भर से ख्यालात का उसके ऊपर एक यलगार है। उसको पता लग रहा है कि अच्छी सोसाइटीज कहाँ-कहाँ हैं और बुरी सोसाइटीज कहाँ-कहाँ हैं। उसके पास कितना भी आप रोक लीजिए, कितना भी करिकुलम को गड़बड़ कर लीजिए, उसके बावजूद उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। एक तो तबका ज़रूर रहेगा जिसको आप इन्फ्लुएंस कर पाएँगे, यानी आरएसएस वाले इन्फ्लुएंस करके उसको हिंसक बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे और उसे हिंसा का काम देते रहेंगे, जैसे वो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नौजवानों का एक बहुत बड़ा तबका पैदा होगा, जिसकी सिम्पैथीज़ किसानों के साथ होंगी, जैसे ही अभी हमें देखने को मिला किसान मूवमेंट, सीएए मूवमेंट में नौजवान निकल करके सड़कों के ऊपर आया, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से आया, बहुत जिम्मेदारी के साथ आया, बहुत क्रिएटिविटी के साथ आया। वहाँ जो जिस तरह गाने लिखे गए, जिस तरह की पेंटिंग्स बनाई गई, जिस तरह की ग्राफिटी थी, वो अगर उस पे नजर डालें, जिस तरह के नारे थे, उनको देखें, तो वो हिंसा के खिलाफ थे। किसान पूरी तरह से अहिंसक रहा इस मुल्क के अंदर। ये सब जो चीजें डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये मुझे बड़ी उम्मीद देते हैं। और ये उम्मीद इसलिए दिलाते हैं कि ये उस ख्वाब को जिंदा करने की कोशिश का हिस्सा है जो आजादी के वक्त पे देखा गया था। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूं कि देखिए, जैसे जिससे मैंने बात शुरू की थी कि मुल्क दुनिया भर के और ज्यादा से ज्यादा ये जो नेशन स्टेट है, इनका जो कोई कह रहा है हम 5,000 साल से हैं, हम 10,000 साल से हैं, वो सारी बकवास है। सारे मुल्क लगभग 300 साल पुराने हैं। हम और भी आजाद मुल्क की तरह से और भी कम, हमारे तो 76 साल की जिंदगी। सभ्यता की तरह से हम पुराने हो सकते हैं, पर मुल्क की तरह से हम इतने ही पुराने, इससे ज्यादा पुराने नहीं। तो जो ख्वाब होता है, पहले जहनों में बनता है, लोग कुर्बानी देते हैं और फिर उसके बाद जमीन पर पैदा होता है। यही प्रोसेस से हमारा हिंदुस्तान गुजरा है। आजादी में हमने ख्वाब देखा, ख्वाब पिरोए, छोटे छोटे ख्वाब हिस्सा बने और मुल्क जो है वो फिर पैदा हुआ। लेकिन अगर दिमागों में, जहनों में ये ख्वाब टूट जाए, तो मुल्क धरती पर नहीं रह सकता। जिस दिन सोवियत यूनियन जहनों में खत्म हो गया, उस दिन पैक ऑफ कार्ड की तरह से सोवियत यूनियन टूट गया। हमने बहुत सारे मुल्कों के साथ ही होते हुए देखा। ये अलग बात है कि इस बहती गंगा में इंपीरियलिस्ट पावर्स, दूसरी पावर्स, पड़ोसी सब हाथ भी धोते हैं, पर बड़ी बात यह है कि जहनों में अगर टूट जाता है मुल्क, तो फिर वो धरती पर नहीं रहता। मुझे लगता है कि नई पौध जो है हमारी, नई जनरेशंस जो है हमारी, वो बहुत जिम्मेदारी के साथ उस ख्वाब को फिर से जिंदा करेंगी, नए तरीके से जिंदा करेंगी। उनके नए हथियार होंगे स्ट्रगल के, वो नए तरह से ख्वाब देखेंगे दोबारा। लेकिन ये समाज तोड़ना फैशिस्ट फोर्सेस के लिए आसान तो बिल्कुल नहीं। मैं लगातार ये देखता हूं कि जहां वो पंचायत वगैरह करते हैं, जैसे कल भी एक बड़ी हिंसक किस्म की पंचायत हुई हरियाणा में, वहां तो वो लोगों को बुला लेते हैं, जुटा पाते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि कहीं हिंसा करने के लिए अगर वो भेजते हैं, तो 25 से लेकर के 100 की भीड़ के ऊपर मुझे किसी वीडियो में लोग नहीं दिखाई दिए अभी तक। ये नहीं दिखाई दिया कि हजारों लाखों लोग एक दूसरे को कत्ल करने के लिए चल पड़े। ये मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है। वो क्यों कामयाब हो रहे हैं? आज हम 15 अगस्त की बात कर रहे हैं। 76
साल बाद वो क्यों कामयाब हो रहे हैं, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, उन्हें कोई डर नहीं है। उन्हें मालूम है कि पुलिस उनको इजाजत दे देगी फिर से जहर उगलने के लिए, इसके बावजूद के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सख्त ऑर्डर आया है, उसके बावजूद दे देगी। और वो ये धमकी बड़े आराम से दे सकते हैं कि हम यात्रा फिर से शुरू करेंगे, ये जानते हुए कि यात्रा रिलीजियस नहीं है, ये पॉलिटिकल है। जो जो हार होने जा रही है हरियाणा में, उस हार का अगर रिवर्सल किसी सूरत से कर सकती है आरएसएस, तो वो दंगे करा के ही कर सकती है। तो वो दंगे कराने वाली यात्रा फिर से शुरू होने वाली है। ये यात्रा रिलीजियस यात्रा हरगिज नहीं, ये धार्मिक यात्रा हरगिज नहीं। हमें ये डिफरेंशिएट करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही इसको हम धार्मिक मान लेते हैं, वैसे ही उनकी जीत हो जाती है, फिर लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं, जो धर्म के नाम पे जुड़ते हैं। तो आज के दौर में जरूरत इस बात की है कि हम उस साइंटिफिक टेम्पर के प्रोजेक्ट को वापस लेकर के आए। हम सवाल उठाने की जो आजादी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दी है, उसको सेंटर स्टेज पर लेकर के आए। हम इसको सेंटर स्टेज पर लेकर के आए कि एक इंडिपेंडेंट मीडिया क्रिएट करना जरूरी है। हम इन मीडिया चैनल्स को जो ईडी भेज के बंद नहीं कर सकते। हमको ये कहना पड़ेगा कि मीडिया चैनल्स को इंडिपेंडेंट होने के लिए 1 2 3 4 5 चीजें जरूरी हैं। यानी वो अंबानी नहीं चलाएंगे, हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते कि अडानी और अंबानी मीडिया चैनल चलाएं। उससे आजाद करना होगा, इंडिपेंडेंट हाउसेस क्रिएट करने होंगे। मैं तो ये देख रहा हूं कि दूरदर्शन आज के दौर में जो गवर्नमेंट के सीधे अंडर, वो कहीं ज्यादा बेहतर है इन प्राइवेट चैनल्स के मुकाबले में। जबकि प्राइवेटाइजेशन इस बात पे किया गया था कि ये इंडिपेंडेंट हो, ये कहीं ज्यादा डिपेंडेंट है सरकार के ऊपर, क्योंकि वो जो मालिक है वो डिपेंडेंट है सरकार के ऊपर। तो हमें मीडिया चैनल्स इंडिपेंडेंट तैयार करने चाहिए। मुझे उम्मीद है, और सिर्फ यही नहीं कि उम्मीद है, मेरा पूरा यकीन है इस बात में कि वापस होगा। 2024 आरएसएस के लिए आसान नहीं साबित होगा। अच्छा गौहर रजा साहब, आपने उम्मीद जाहिर की कि नई नस्ल से आपको काफी उम्मीद है, और आपने ये भी कहा कि इस मुल्क में जो नई नस्ल है वो अपने नए टूल्स के साथ ज्यादा अच्छे अंदाज में उस मुल्क को जिसको ख्वाब देखा था उसको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक एक अच्छी खबर हरियाणा से आई है। बास गांव में जो पंचायत हुई है, इस पंचायत से पहले जिस पंचायत का आपने जिक्र किया, उसमें बाकायदा ये फैसला लिया गया, ये स्टेटमेंट दिया गया कि ये रहा मुसलमान किस कोई हाथ लगा करके देखे, और सभी खाप पंचायतों की जिम्मेदारी है मुसलमानों की सिक्योरिटी और उनकी हिफाजत करना। ये क्या आपको लगता है कि ये पैगाम बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क में काम करेगा? अब इलेक्शन का सीन भी नजदीक है और इस सरकार से बहुत से लोग थक चुके हैं। उस हद तक लोगों को पहुंचा दिया गया साइंटिफिक टेम्परामेंट खत्म करके कि लोग पेशाब पी सकें और गोबर खा सकें, उस हद तक पहुंच चुके कुछ लोग। इस बीच में जो उम्मीद की किरण है, वो उसके साथ साथ आप लोगों को क्या मशवरा देना चाहते हैं? मैं अवाम को, अपने आप को, मैं अवाम का हिस्सा हूँ, यही मशवरा लगातार देना चाहूंगा कि अगर मुल्क को तरक्की करनी है तो नफरत की राजनीति नहीं हो सकती। हमें खाप पंचायतें हरियाणा की और वहां का किसान एक राह दिखा रहा है, एक रास्ता दिखा रहा है, और वो ये कह रहा है कि हमको हिंसा बर्दाश्त नहीं है, हमको नफरत बर्दाश्त नहीं है। वो किस लिए कह रहे हैं कि मुसलमान यहाँ खड़ा है, कोई हाथ लगा करके? वो इसलिए कह रहे हैं कि वो जानते हैं और समझते हैं कि हिंसा बहुत महंगी चीज है, मोहब्बत में पैसे नहीं खर्च होते, हिंसा में घर जलते हैं, मुल्क की संपत्ति खत्म होती है, लोगों की कारों को आग लगाया जाता है, घर तोड़े जाते हैं, इंसानों की जान जाती है।
मोहब्बत में तो ये सब कुछ नहीं है। वो ये पैगाम मुल्क को दे रहे हैं। मेरे ख्याल में इस पैगाम के साथ ही हमारे मुल्क के अवाम को आगे बढ़ना चाहिए। मैं एक कैंपेन का हिस्सा हूँ जो इस वक्त चल रहा है। 15 तारीख को हमारी कोशिश ये है कि 1 लाख अनहद ने इसका इनिशिएटिव लिया है। उसके बाद मुल्क की लगभग 2000 से ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको ज्वाइन किया है। हमारी कोशिश ये है कि 1 लाख से ऊपर फैमिलीज एक दूसरे के घर जाएं इस मुल्क में 15 अगस्त के दिन अगर जा सकती हैं, वरना उसके बाद भी कैंपेन चलता रहेगा। बैठें, खाएं, अपने दुख दर्द शेयर करें, कहें कि हम किस तरह से साथ रहते थे, चाय पिएं और एक दूसरे को फिर बुलाएं। जो घर गया था वो दूसरी बार अपने यहाँ बुलाए और किसी ऐसे को बुलाएं जिसको आपने कभी नहीं बुलाया। अगर आप हिंदू हैं और मुसलमान को कभी नहीं बुलाया तो मुसलमान को बुलाएं, उनके बच्चों को बुलाएं अपने घर। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो हिंदुओं को या मुसलमानों को या सिखों को बुलाएं अपने घर। अगर आप मुसलमान हैं तो किसी हिंदू को बुलाएं। अगर आप ऊंची जाति के हैं तो किसी नीची जाति के फैमिली को बुलाएं। अगर आप नीची जाति के हैं तो बुलाइए ना किसी ऊंची जाति के वाले को। वो देखें तो कि हमारे दुख दर्द मोहब्बत प्यार एक जैसा। वो ये देखें तो कि हमको अपने बच्चों को पढ़ाना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। वो चाहे आप पैसे वाले हैं या चाहे आप गरीब हैं, हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होती है कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं, अच्छी तालीम हासिल करें। हमारी ये प्रायोरिटी होती है कि हमारे घर में नौजवान खाली ना बैठे, उसका एक रोजगार। हम सब के दुख दर्द एक जैसे हैं। हम सब इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और इसको बचाने की हम पूरी कोशिश करें। जी, जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और जो बात आपने शुरू में इंटरव्यू में कही थी कि जो अंग्रेज़ों ने जो तरीक़ा अपनाया डिवाइड एंड रूल, वही ये नफ़रती सियासत करने वाले कर रहे हैं। उसको हराने के लिए आपस में एक-दूसरे का मिलना ज़रूरी है। एक-दूसरे के घरों में जाएँ, एक-दूसरे से दुःख-दर्द शेयर करें, आपस में बैठें, खाएँ-पिएँ, चाय लें और कम से कम एक वो जज़्बा कम से कम आप ज़ाहिर करें कि हम आप एक ही कश्ती के सवार हैं, एक ही किस्म की ज़रूरतें हैं, एक ही किस्म के एहसासात हैं। ये बताना और नज़दीक आना एक-दूसरे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत-बहुत शुक्रिया गौहर रज़ा साहब, आपने हमें वक़्त दिया और 15 अगस्त के लिए ये ख़ास प्रोग्राम मैंने आप तक पहुँचाया है। आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट्स में आप लोग ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।